हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स में चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और इन सब में वो सब भी क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे आपको, व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, a group of politically sound people. Option B is a group of people comes together to contest elections to hold power in the government. Option C is a group of people who want to be in power, and option D is a group of people who want to amend the constitution. Okay, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, a group of people comes together to contest elections to hold power in the government. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती है, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी सेम आइडियोलॉजी है वो अपनी पार्टी बनाते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं और जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो अपनी वो सरकार बनाते हैं। ठीक है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज आगे आगे जाके और बड़ी होती आती है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द अलायंस फॉर्म बाय द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ऐसा कौन सा अलायंस है जो कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म किया था, उसका नाम बताना है। सबसे पहला दिया हुआ है नेशनल डिफेंस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस विच इज ऑल्सो नोन फॉर एनडीए। सेकेंड है ऑल इंडिया कांग्रेस एआईसी। ऑप्शन सी इज ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एंड ऑप्शन डी इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ऐसी अलायंस जिसमें कांग्रेस पार्टी के साथ और भी छोटी छोटी पार्टीज हैं, उन पूरे अलायंस को मिलकर हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन फॉर ऑप्शन ए नहीं ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उसको बोलते हैं यूपीए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, द भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन द फिलोसॉफी ऑफ भाजी। जो भारतीय जनता पार्टी है मतलब बीजेपी जो है, उनकी फिलोसॉफी क्या है। ठीक है, उनकी सोच क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कल्चर नेशनलिज्म, सेकेंड है रिलीजन अबव ऑल, सी है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ऑप्शन डी इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो उनका जो मेन फिलोसॉफी है दैट इज कल्चर नेशनलिज्म। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप द बहुजन समाज पार्टी स्टैंड्स फॉर व्हाट कॉज। बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी। बीएसपी किन मुद्दों के लिए खड़ी होती है? ओके, सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑपरेस पीपल, इक्वल राइट फॉर वुमेन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन ए, सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑपरेस्ड पीपल। ठीक है, ऐसे लोग जिनकी कोई सुनता नहीं है, उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना, उनके इंटरेस्ट को नेशनल स्टेज में लेके आना, उनके इंटरेस्ट को सबको सुनाना, दैट इज द मेन कॉज बिहाइंड द बहुजन समाज पार्टी विच इज बीएसपी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप If all decisions of a political party are made by a single family and all other members are neglected, then what challenge is being faced by that party? ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ देता हूं एक बार। इफ ऑल द डिसीजंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आर मेड बाय अ सिंगल फैमिली, अगर जो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उनके सारे डिसीजन सिर्फ एक ही फैमिली लेती है एंड ऑल अदर मेंबर्स आर निग्लेक्टेड, देन व्हाट चैलेंज इज बीइंग फेस्ड बाय दैट पार्टी। तो वो पार्टी क्या चैलेंज ऐसा फेस करेगी। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की। अगर आप कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री देखोगे तो वहां पे जो भी लीडर बनता है उनका जनरली जो नेम होता है, लास्ट नेम, वो होता है गांधी। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये कि जो ये गांधी परिवार है वो अगर सारे डिसीजंस लेता है अपने पॉलिटिकल पार्टी के, कांग्रेस के, और जो बाकी के जो एल्डर मेंबर्स है अगर उनकी राय नहीं सुनी जाती है तो फिर उस पार्टी को क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला है चैलेंज ऑफ अलायंस फॉर्मेशन, सेकेंड है चैलेंज ऑफ डायनेस्टी सक्सेशन, फिर थर्ड है आपका चैलेंज ऑफ
पार्शियल इलेक्शंस एंड ऑप्शन डी इज चैलेंज ऑफ पावर। तो यहाँ पे जो मेन चैलेंज आता है दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर हमारा जो इनका पार्टी मेंबर है, मतलब जो इनके फैमिली में से जो आगे सक्सेशन होने वाला है, जो आगे जैसे राहुल गांधी बने अभी, ठीक है, तो सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी बने, तो यहाँ पे जो राहुल गांधी बने हैं अगर उनने ठीक से पॉलिटिकल पार्टी लीड नहीं कर पाए तो ये इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि उनका कोई डायनेस्टिक से ही होना चाहिए जो उनका पार्टी को आगे जाके संभाले। ठीक है, तो इसलिए जब भी सिंगल फैमिली पार्टी कोई भी बनती है, जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनती है जो सिर्फ सिंगल फैमिली चलती है, तो वहां पे ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत चलती है। ठीक है, कि अपने घर का ही मेंबर को आगे बढ़ाएंगे, ना कि जो कैपेबल मेंबर है वो आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर कौन था? सबसे पहला है काशीराम, ऑप्शन बी इज बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी इज साहू महाराज एंड ऑप्शन डी इज ज्योतिबा फुले। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन ए। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय काशी राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि हु इज द गाइडिंग फिलोसॉफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी जो है, उनके पीछे का गाइडिंग फिलोसॉफी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली वो पूछे कि उनकी फिलोसॉफी क्या है। ओके, तो यहाँ पे है बहुजन समाज, सेकेंड है रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी, थर्ड उनका है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एंड फोर्थ इज मॉडर्निटी। ठीक है, तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज नॉट ऑप्शन बी, इट इज ऑप्शन सी, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। ठीक है, और ये किसने ड्राफ्ट किया था? ये जो फिलोसफी है इट वाज ड्राफ्टेड बाय दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, और ये जो ऑफिशियली उन्होंने जब एडेप्ट किया था बीजेपी ने, वो किया था ईयर 1965 में। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। What does the Election Commission of India allot to all parties so that they are called recognized political party? Okay, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ऐसी पार्टीज को क्या अलॉट करता है जिसकी वजह से उनको एक टैग मिलता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, ऐसा क्या अलॉट करता है वो पार्टीज को? तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया गया है एम्बलम, सेकेंड दिया गया है मोटिव, थर्ड दिया गया है सिंबल एंड द फोर्थ वन इज फ्लैग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिंबल। ठीक है, अगर किसी पार्टी को सिंबल अलाउड होता है, अगर वो अलॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्री करता है, तो वो पार्टी को एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहलाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। Question number 9 is every party in the country has a register with Prime Minister, President, Election Commission, all of these. Okay, तो यहाँ पे आपका जो हर एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन किसके पास रहता है? वो रहता है इलेक्शन कमीशन के पास। ओके, शर्मा, अगर पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास तो वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। ठीक है, that party cannot contest the elections। समझ में आया? तो हर एक पार्टी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है। किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? टू रीजनल पार्टीज ऑफ वेस्ट बंगाल आर, वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी दो रीजनल पार्टीज कौन कौन सी है? सबसे पहला है फॉरवर्ड ब्लॉक, सेकेंड है तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन बी में दिया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और दूसरा दिया हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर उसके ऑप्शन सी दिया है नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड द ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन इज फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर उसके ऑप्शन डी इज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन
बी नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द तृणमूल कांग्रेस आर द टू मेन रीजनल पार्टीज ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है यहाँ पे. Changing party allegiance from the party on which a person got elected to a legislative body to a different party was done normally by. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसी एक आदमी जो है वो एक पार्टी की तरफ से लड़ता है, ठीक है, और इलेक्शन के बाद उस पार्टी की तरफ से वो इलेक्ट भी हो जाता है. ओके, जनता उसको इलेक्ट कर लेती है, मगर वो कुछ पैसों के कारण अगर दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है तो वो मैक्सिमम कौन लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिर्फ एमपीस ही करते हैं. एमपीस मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, ऑप्शन बी इज बोथ एमपीज एंड एमएलएस. एमएलएस मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, लेजिस्लेचर असेंबली. फिर उसके बाद आपको ऑप्शन सी दिया है ओनली एमएलएस एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. बहुत एमएलए और एमपी जैसे होते हैं कि जैसे ही वो एक पार्टी से इलेक्शन जीत गए तो वो दूसरी पार्टी की ओर स्विच मार देते हैं. मगर अभी क्या है, नया रूल आ गया है. इससे क्या होता है कि एक आदमी जो है उसका भरोसा उठ जाता है. एक नॉर्मल आदमी का जो इलेक्ट करता है अपने लीडर को, उसका भरोसा उठ जाता है. उसको लगता है कि ये पैसे के कारण एक पार्टी से दूसरे पार्टी में स्विच हो गया. तो अभी क्या किया है, अभी इलेक्शन कमीशन ने एक रूल बना दिया है कि अगर आप इलेक्शन के जीतने के बाद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में स्विच करते हो तो आप जो सीट से जीते हो आपको वो हारना पड़ेगा. ठीक है, आप एमएलए या एमपी नहीं बन सकते एमएलए एमपी जीतने के बाद. ठीक है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है विच पार्टी लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर. ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट जो है उसमें से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का फुल फॉर्म है, उसमें से मेन पार्टी कौन है जो एनडीए को रूल करती है सेंटर में. ठीक है, देखो एनडीए क्या है बेसिकली बता दे रहा हूँ. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज द अलायंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज विच इज मेजरली रूल बाय बीजेपी. ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी. ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी सेंटर पे है. ठीक है, और वो मेनली जो अलायंस बनाया गया दूसरी पार्टी के साथ, रीजनल पार्टी के साथ, वो अलायंस का नाम क्या है, दैट इज नोन एज एनडीए विच इज नोन एज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. ठीक है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. सो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन एन इज कॉल्ड एज व्हाट. यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब बहुत सारी पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करती है उसको क्या बोलते हैं हम. सबसे पहला दिया हुआ आपको अलायंस, सेकंड दिया गया है फ्रंट, तीसरा दिया गया है कोएलिशन एंड ऑप्शन डी इज अपोजिशन. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कोएलिशन. ठीक है, देखो जब कोएलिशन और अलायंस में क्या फर्क है मैं अभी बता देता हूँ. ठीक है, आप लोग को डाउट हो रहा है कि कोएलिशन और अलायंस में क्या फर्क है. ठीक है, यहाँ पे कोएलिशन मतलब क्या, कोएलिशन मतलब कि बहुत सारी जो पार्टीज हैं वो एक को भी मेजोरिटी नहीं मिली है तो सब क्या कर रही है, इकट्ठा मिलके गवर्नमेंट बनाएंगी. ठीक है, तो उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है एक साथ. ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है. ये तो किसी को मेजोरिटी नहीं मिली है, मेजोरिटी मार्क नहीं मिला है, कोई मेजर पार्टी नहीं आई है, इसे सब मिलके मिक्सअप करके एक गवर्नमेंट बना रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोएलिशन. ठीक है, अलायंस क्या होता है, अलायंस में एक आइडियोलॉजी होती है, एक पार्टी की सोच होती है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज भी राजी करती है कि हाँ हम आपके साथ हैं, तो वो सब पार्टी मिलके अपना एक अलायंस बनाती है. जैसे आपका देखोगे नेशनल फ्रंट में एनडीए हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस विच हैव मेनी रीजनल पार्टीज बट इट इज लीड बाय बीजेपी. दूसरा आपका हो गया यूपीए. ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो ये हो गया आपका बाय कांग्रेस, और इसमें बहुत सारी रीजनल पार्टीज है जो इनको सपोर्ट करती है. ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रही है और ये कोएलिशन जो है ये मजबूरी के हिसाब से चल रहा है. ठीक है, कि मजबूरी में किसको भी मेजोरिटी नहीं मिली तो सबको एक इकट्ठा आके सरकार तो बनानी है, तो बनानी पड़ेगी और क्या. समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप.
क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, कंट्रीज हैविंग बाय पार्टी सिस्टम, ऐसी कंट्रीज जिसमें सिर्फ दो पार्टी सिस्टम है, मतलब दो ही पार्टीज हैं, ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया आपको इंडिया, सेकेंड दिया गया है चाइना, थर्ड दिया गया है आपको श्रीलंका एंड ऑप्शन डी इज यूएसए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज नॉट इंडिया, इट इज यूएसए। यूएसए में एक्चुअली सिर्फ दो ही पार्टी है, एक को अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं तो लेफ्टिस्ट और एक होगी राइटिस्ट, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट जो होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेट्स, और राइटिस्ट जो होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग रिपब्लिकन्स, ठीक है। और अभी अभी जो बाइडेन बने हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो बने हैं, वो इलेक्ट हुए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। उसके पहले जो डोनाल्ड ट्रम्प थे वो हुए थे इलेक्ट फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, समझ में आ गया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ओके। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंट्रीज हैविंग सिंगल पार्टी सिस्टम, ऐसी कंट्रीज जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी रूल है, वन पार्टी रूल है, वो कौन सी कंट्रीज है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है आपको चाइना, सेकेंड दिया गया है यूएसए, थर्ड दिया गया है जापान एंड फोर्थ वन इज साउथ कोरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट जापान, इट इज चाइना। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है और कुछ पार्टी ही नहीं है, ठीक है, और एक ही पार्टी पूरे चाइना को रूल करती है, समझ में आ गया। उसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, ठीक है, समझ में आ गया। तो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज द बोनस क्वेश्चन। मैं हमेशा सिर्फ 15 क्वेश्चन डालता हूं, मगर इस बार मैंने एक और क्वेश्चन डाला विच इज द 16th क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही बोनस दे दिया तुम्हें, ओके। और ये तुम्हें सॉल्व करना है, ये मेरे को बताना है कि क्या इसका सही आंसर है, ओके। ये होमवर्क है। क्वेश्चन क्या एक बार समझा देता हूं, द कंट्रीज हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम, ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिसमें बहुत सारे पार्टी वाले सिस्टम है, जिसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपको जापान, सेकंड है यूएसए, थर्ड चाइना एंड फोर्थ इज इंडिया। तो मेरे को बताओ कि ऐसी कौन सी कंट्री है विच हैज मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब जिसमें बहुत सारी पार्टीज एक साथ इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। देखो अभी जाके मेरे सिर्फ 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, ठीक है। अगले 2 महीने के अंदर मेरे को 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, उतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो मुझे हेल्प करो आगे बढ़ने के लिए, ओके। और अगर आपको कुछ भी डाउट है ये चैप्टर से रिलेटेड, भले ही वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, तो आप भेजिए होगे नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको इन सब के पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे जो नीचे सोशल मीडिया के जो डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं, उस लिंक्स में जाके क्लिक करो और फिर उस ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ। ग्रुप का नाम अतुल्य एडुकेयर है, उस ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ और वहां पे जाके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो करते ही समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, फिर से बोल दे रहा हूँ, इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, और उसके साथ वर्क हार्ड, ठीक है। चलो बाय।